students, welcome to our YouTube channel Education Point Coaching Classes. Students, today we are going to do assessment worksheet number 4. It is of subject English, class 10 and dated 3rd September 2021. And students, for the name of the student and name of the class teacher, the space is provided to you. You will fill these two columns yourself. Okay, so let's see what's there in the worksheet today. बच्चों, जो आज आपके पास असेसमेंट वर्कशीट आई है वो आपकी जो अपने लास्ट वीक में जो भी आपने चैप्टर्स किए हैं या जो भी आपने वर्कशीट्स किए हैं उन्हीं के बेसिस पर है। और ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपने जो लास्ट वीक में सीखा वो सब आपने अच्छी तरह सीखा होगा और इसके आंसर्स आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं आज की वर्कशीट में क्या है। डार्कन द सर्कल अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद अ पेन और पेंसिल। तो ये आपको एक वही डस्ट ऑफ स्नो पोएम गिवन है, आपको 8 के 8 लाइन्स गिवन है। तो 8 उन्हीं लाइन्स के ऊपर आपको वर्कशीट गिवन है। तो एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं पोएम क्या थी। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड र्यूड। तो कह रहे हैं कि जो पोएट है वो हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा है और हेमलॉक ट्री जो है वो बैड ओमन माना जाता है। हेमलॉक ट्री और क्रो दोनों ही बैड ओमन माने जाते हैं। तो ये दोनों ही जो सिंबल होते हैं वो किसके सिंबल होते हैं? वो दोनों ही बैड सिंबल्स होते हैं, बैड ओमन होते हैं, बैड लक के सिंबल्स होते हैं। बट यहाँ पर जो पोएट वो बताना चाह रहा है कि वो हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा था और अचानक ऊपर से क्रो ने शुक किया और जो उसकी जो आइस थी, जो हेमलॉक ट्री के ऊपर आइस स्नोफॉल थी, जो स्नो के डस्ट पार्टिकल्स थे वो उसके सिर पर गिरे और जैसे ही वो डस्ट पार्टिकल्स उसके सिर पर गिरे तो उसका जो मूड, जो सैड मूड था, वो एकदम हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो गया। तो इस पोएम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये बताना चाह रहे हैं कि एक छोटा सा मैसेज देना चाह रहे हैं कि एक छोटा सा एक्ट जो है वो भी आपकी लाइफ में मैटर करता है। ठीक है, यानी कि एक छोटा सा इंस्टेंस भी आपको हैप्पीनेस दे जाता है। तो ये छोटी सी एक बहुत ही मीनिंगफुल पोएम थी। तो इसी के बेस्ड पे आज आपको जो आगे क्वेश्चंस दिए हैं आपको वो अटेम्प्ट करने हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट डज द एक्शन ऑफ द क्रो हैव ऑन पोएट। तो पोएट के ऊपर कैसा इफेक्ट पड़ा? जैसे ही उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरी तो कैसा एक्शन, उसका जो मूड था वो कैसे हो गया? पॉजिटिव, नेगेटिव, अनोइंग, इरिटेटिंग। तो कैसा इफेक्ट पड़ा उसके ऊपर? उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा क्योंकि वो हैप्पी हो गया। वेयर डू यू थिंक द पोएट इज सीटेड। कि पोएट कहाँ पर बैठा था? नियर द ट्री, बिहाइंड द ट्री, अंडर द ट्री, ऑन द स्नो। तो ये कहाँ पर बैठा था? अंडर द ट्री। क्लियर? नाउ सी द थर्ड वन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोट्स डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ डस्ट ऑफ स्नो ऑन पोएट। तो कौन सा जो कोट है वो सबसे अच्छा डिस्क्राइब करता है इस पोएम को? देयर इज समथिंग इनफाइनेटली हीलिंग इन द रिपीटेड रिफ्रेंस ऑफ नेचर। कि कुछ ना कुछ ऐसे हीलिंग थिंग है नेचर में कि आपको आपका जितना भी मूड जो सैड है वो उसको हैप्पीनेस में चेंज कर देता है। लुक डीप इनटू नेचर एंड देन यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अगर आप नेचर में बहुत डीप डेप्थ में जाओगे, देखोगे तो सब कुछ बेटर होगा। या फिर आई बिलीव इन गॉड ओनली, आई स्पेल इट नेचर। और मैं बहुत ज़्यादा गॉड में बिलीव करता हूँ, इसीलिए मैं नेचर को उस तरह से देखता हूँ। या फिर लीव द रोड, टेक द ट्रेल्स। कि रोड को छोड़ दो और जो उसके जो पीछे ट्रेल्स बन रही हैं या रास्ते जा रहे हैं आप उसको ध्यान रखो। तो नहीं, जो पोएम है उसका जो करेक्ट जो कोट डिस्क्राइब कर रही है वो ये है कि नेचर में एक अलग से ही हीलिंग क्वांटिटी होती है, क्वालिटी होती है कि वो आपको कभी भी जब भी आप सैड होते हैं आप नेचर की तरफ देखते हैं तो आपको हील कर देती है, यानी कि आपके जो मूड है उसको रिफ्रेश कर देती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए पार्ट। Now the fourth question. The mood of the poet changes from good to bad, bad to good, funny to serious, from serious to funny. तो यहाँ पर उसका मूड जो था वो बैड था, तो बैड से वो गुड में चेंज हो गया। क्लियर? फिफ्थ क्वेश्चन। टेक द ऑप्शन इन विच द वर्ड rude has been used correctly. A person who is dishonest is rude. rude का मतलब बेकार हो जाना, खराब हो जाना। ठीक है,
तो यहाँ पर यह पोएम में र्यूड इसलिए लिया है क्योंकि उसका जो दिन था वो सारा बर्बाद होने से बच गया, तो वेस्ट होने से बच गया। तो अ पर्सन हु इज डिसऑनेस्ट इज र्यूड, हिज बिहेवियर इज र्यूड, ही इज नो यूज टू क्राई ओवर र्यूड मिल्क, आई र्यूड द डे आई मेट हिम। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा, र्यूड जो करेक्ट जो पोएम में यूज़ किया है वो यहाँ पर इस मीनिंग में क्लैरिफाई हो रहा है, आई र्यूड द डे आई मेट हिम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20 to 30 वर्ड्स, 2 मार्क्स ईच। तो ये 3 क्वेश्चंस गिवन है, आपको सभी का छोटे छोटे आंसर्स देने हैं और 20 to 30 वर्ड्स में आपको आंसर देने हैं। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं आपके। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट चेंज द पोएट्स मूड इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। तो पोएट का मूड कैसे चेंज हो जाता है। द पोएट वॉज फीलिंग डिप्रेस्ड एंड होपलेस, पोएट बहुत ही डिप्रेस्ड और होपलेस फील कर रहा था। सो ही वॉज नॉट इन अ गुड मूड, तो यानी कि उसका मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ही वॉज स्टैंडिंग अंडर द हेमलॉक ट्री व्हेन सडनली अ क्रो शुक डाउन ऑफ स्नो ऑन हिम, तो डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम। तो वो जो पोएट है वो हेमलॉक ट्री के नीचे है और अचानक ही क्रो उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरा देता है। तो जैसे ही वो क्रो शुक करता है तो डस्ट ऑफ स्नो जो है उसके सिर पर आकर गिरती है। दिस वॉज सिंपल इंसिडेंट, दिस सिंपल स्मॉल एंड सिंपल इंसिडेंट चेंज हिज मूड। और ये छोटा इंसिडेंट, सिर्फ उसके सिर पर स्नो गिरना, तो ये एक छोटा सा इंसिडेंट जो है वो पोएट का जो मूड है वो सैड टू हैप्पीनेस में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो। हम डस्ट ऑफ स्नो की बात कर रहे हैं, डस्ट ऑफ स्नो होता क्या है। तो डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स ऑफ फ्लेक्स और फ्लेक्स ऑफ स्नो। स्नो के छोटे छोटे जो फ्लेक्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, या फिर डस्ट पार्टिकल्स हम कह सकते हैं। फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं उसको हम क्या कह सकते हैं, स्नो कह सकते हैं, डस्ट ऑफ स्नो। हाउ हैज़ द रेस्ट ऑफ द डे चेंज फॉर द पोएट। और पोएट के लिए जो बाकी का दिन है वो कैसे चेंज हो गया। द सडन शावर इन द फॉर्म ऑफ डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड। और जैसे ही वो जो डस्ट ऑफ स्नो की जो शावर हुई इसके सिर पर, तो उसकी वजह से वो उसने उसके मूड को इतना अच्छा कर दिया, इतना हैप्पी मूड कर दिया, चेयरफुल कर दिया कि उसका बाकी का जो दिन बर्बाद होने से बच गया और उसका जो मूड है सडनली वो चेंज हो गया। द पोएट्स मूड चेंज फ्रॉम सैड टू हैप्पी, ही फेल्ट रिफ्रेश्ड एंड वॉन्टेड टू एन्जॉय द रेस्ट ऑफ द डे। और उसके बाद वो बाकी का दिन पूरा एंजॉय करना चाहता था। क्लियर। चलिए ये तीनों क्वेश्चंस भी हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं वर्कशीट के लास्ट थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 40 to 50 वर्ड्स 3 into 3। तो यहाँ पर भी आपको 3 क्वेश्चंस गिवन है और तीनों ही क्वेश्चंस 3 मार्क्स ईच हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। The crow and the hemlock are usually used in negative sense, but the poet uses them differently. How? जो हेमलॉक है और क्रो दोनों ही जो बैड ओमेंस माने जाते हैं, ये दोनों ही नेगेटिव सेंस में यूज़ किए जाते हैं। तो लेकिन जो इस पोएम में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसको बहुत ही अच्छी तरह, बहुत ही खूबसूरती से इन दोनों चीज़ों को यूज़ किया है, हेमलॉक ट्री को और हमारे क्रो को। तो इन दोनों सिम्बल्स को लेकर पोएट क्या बताना चाह रहे हैं। The poet Robert Frost is trying to break the stereotypes that consider a crow and a hemlock tree as inauspicious. तो ये जो हमारे माइंड में सभी के स्टीरियोटाइप्स मीन्स एक अंधविश्वास सा बना हुआ है कि हेमलॉक ट्री और जो क्रो है ये दोनों ही बैड ओमेंस है, ये इनऑस्पिशियस हैं। The poet has represented nature in quite an unconventional manner. He is trying to emphasize that even a crow and a hemlock tree can bring about positive change in person's life. तो इस पोएम के थ्रू ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो सिंबल्स हैं हेमलॉक ट्री और क्रो दोनों ही बैड ओमेंस माने जाते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि ये जो बैड ओमेंस भी है ये हमारे लिए पॉजिटिव सिंबल्स का काम करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये हमारे लिए बैड लक लाएं, कभी कभार ये हमारे ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट भी छोड़ जाते हैं। ठीक है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, What warning does the poet give through the poem Fire and Ice? तो इस पोएम फायर एंड आइस से पोएट क्या वार्निंग देना चाहता है। ह्यूमन बीइंग, मैन इज सेल्फिश, avaricious, greedy, lustful, indifferent and hateful. Robert Frost cautions the common man and says that he should not forget the bitter reality that everything in the world is transitory and death is inevitable. तो जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें वो ये बताना चाह रहे हैं
कि ये जो हमारी पूरी अर्थ है वो फायर और आइस से डिस्ट्रॉय एक दिन हो जाएगी। तो हमें वो वॉर्न ये करना चाह रहे हैं कि हमें पीसफुल रहना चाहिए, हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, और डेथ तो इनएविटेबल है, और अगर हम हेट्रेड से प्यार से रहेंगे तो हमारे को लाइफ जो है एंजॉय करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, और डेथ इज़ इनएविटेबल, डेथ को कोई भी रोक नहीं सकता। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन, in the poem Fire and Ice, the poet talks about the destruction of the earth due to certain reasons. According to Frost, how will the world possibly end? तो दो ऑप्शंस बताए हैं हमारे को इस पोएम में कि अर्थ कैसे एंड होगी, और फ्रॉस्ट के अकॉर्डिंग अर्थ कैसे एंड होगी। अकॉर्डिंग टू द पोएट, द वर्ल्ड विल एंड ड्यू टू फायर विच सिम्बलाइजेज डिज़ायर। तो हमने यही देखा पोएम में फर्स्ट पैराग्राफ में कि जो पोएट है वो कहना चाह रहे हैं कि जो अर्थ है वो डिस्ट्रॉय किससे होगी, फायर से, क्योंकि उसने खुद फायर जो है या फिर लस्ट जो है, ग्रीड जो है उसने टेस्ट की है, यानी कि उसने ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस की है। तो उसको लगता है कि शायद जो हमारी जो वर्ल्ड है वो लालच की वजह से एंड हो जाएगी। बट इफ़ द वर्ल्ड हैड टू एंड ट्वाइस देन इट विल बी ड्यू टू हेट्रेड सिम्बलाइज्ड बाय आइस। और वो कह रहे हैं कि अगर दोबारा से मौका मिले अर्थ को पेरिश होने के लिए तो वो ज़रूर ही कौन सा सिंबल होगा, वो आइस का सिंबल होगा, यानी कि हेट्रेड से हमारी अर्थ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। द पोएट फील्स दैट देयर इज़ इनफ हेट्रेड इन द वर्ल्ड दैट इज़ स्प्रेडिंग अमंग द पीपल। और जो हमारी पूरी अर्थ पे लोगों के बीच में जो हेट्रेड है वो बढ़ती ही जा रही है, तो इस वजह से एक ना एक दिन हेट्रेड से भी हमारी जो अर्थ है वो पेरिश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। सो आई होप बच्चों आपको इजी से असेसमेंट वर्कशीट समझ में आ गई होगी। इन केस अगर आपको अभी भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टिल देन, बाय बाय स्टूडेंट्स।